के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग वर्कशॉप कैलकुलेशन में पढ़ेंगे एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ प्लेन फिगर। यानी जो प्लेन फिगर है उसकी एरिया कैसे फाइंड की जाती है और उसका पेरीमीटर कैसे निकलता है, इसी संबंध में हमारी चर्चा होगी आज। सबसे पहले हम जाने कि ये जो फिगर होता है, ये फिगर दो तरह के होते हैं। ये पहला फिगर है आपका प्लेन एंड दूसरा फिगर है कर्व्ड। प्लेन एंड कर्व्ड फिगर, दो तरह के फिगर होते हैं। प्लेन फिगर का एग्जाम्पल होता है जैसे ट्रायंगल, रेक्टेंगल, स्क्वायर, रोम्बस, ट्रेपेजियम। ये जो सर्किल, ये जो फिगर है ये प्लेन कहलाता है, क्योंकि इस पर जो है इसकी ऊंचाई नहीं होती। लेकिन कर्व जो फिगर है जैसे क्यूबाइड, सिलेंडर, तो इस तरह के जो फिगर होते हैं इसमें हाइट होती है, वो ऊंची होती है। लेकिन जो प्लेन फिगर है वो सरफेस पे ही रहता है, इसमें हाइट नहीं होती। तो सबसे पहले इस प्लेन फिगर के बारे में हम पढ़ेंगे। इसकी विभिन्न आकृतियां प्लेन फिगर का, जैसे आपका ट्रायंगल जिसे हम त्रिभुज कहते, दूसरा आयत, तीसरा वर्ग, चौथा समानांतर चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज, समचतुर्भुज, और हम वृत्त रखें, वृत्त। ये जो एग्जाम्पल है ये प्लेन फिगर के एग्जाम्पल है। सबसे पहले हम त्रिभुज पर चर्चा करें। त्रिभुज शब्द दो शब्दों का योग है, त्रि जोड़ भुज, अर्थात त्रि का अर्थ होता है तीन, थ्री, और भुज का अर्थ होता है भुजा यानी साइड। तो जैसा कि इस नाम से ही यह स्पष्ट होता है, त्रिभुज वह क्षेत्र जिसकी तीन भुजाएं हो, यानी तीन भुजा से घिरा हुआ क्षेत्र। इसकी अंग्रेजी जैसे हम ट्रायंगल कहते हैं, ट्राइएंगल। त्रिभुज यानी तीन भुजा, ट्राई का अर्थ भी होता है थ्री, और एंगल का अर्थ होता है कोण। तो तीन भुजा से अगर घिरा क्षेत्र है, एक, दो, तीन, तो इसमें यह भी स्पष्ट है कि इसके अंदर कोण भी तीन होते हैं। तो इस तरह त्रिभुज वह क्षेत्र है जो तीन भुजाओं से घिरा हो। अब जब इसकी एरिया फाइंड करनी है, त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए यदि आधार और ऊंचाई ये दो चीजें दी हुई हो, ये सबसे पहले देखना होता है। जब हम इसकी एरिया, त्रिभुज की एरिया, उसका क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं, तो पहले ये देखना होता है कि इसमें गिवन क्या है। और अगर ये ज्ञात होता है कि इसमें आधार और ऊंचाई
ये दोनों ही ज्ञात है और तब अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल हम ज्ञात करें तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। यदि त्रिभुज की तीनों भुजाएं दी हुई हो, ए बी सी, त्रिभुज की तीनों भुजा अगर ज्ञात है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ये बराबर होगा √S इंटू S माइनस ए इंटू S माइनस बी इंटू S माइनस सी। यहां S, ये S का अर्थ होता है सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। और अगर त्रिभुज का अर्ध परिमाप ज्ञात करना हो तो ये बराबर होता है S बराबर A प्लस B प्लस C बटा 2। यहां A, B और C त्रिभुज की तीनों भुजाएं हैं। यदि त्रिभुज की सारी भुजा आपस में समान है, जिसको हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल कहते हैं, और वो अगर स्थिति बनती है तब अगर इसका हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना हो तो त्रिभुज समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ये बराबर होता है √3/4 भुजा स्क्वायर। ये जो सूत्र है समबाहु त्रिभुज का, जैसे ये अगर समबाहु त्रिभुज है, इसकी सारी भुजाएं A है और ये इसकी ऊंचाई है H। समत्रिभुज जिसकी ये तीनों भुजाएं हैं और ये इसकी ऊंचाई है। अगर इस सूत्र का ओरिजिन जानना चाहें तो इस त्रिभुज में, जैसा कि हमने कहा, ये इसका आधार और ये इसकी ऊंचाई है, तो आधार और ऊंचाई अगर ज्ञात करना है, आधार और ऊंचाई अगर दी हुई है, तब अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना हो तो हम सूत्र प्रयोग करते 1/2 गुने आधार गुणे ऊंचाई। यही बात इसमें भी आती है, लेकिन ये सिमटी हुई बात है, ये सूत्र बन के आया, मेरा समय बचाता है। बाकी ये है पूर्व की तरह। जैसा कि मानिए अगर ये समबाहु त्रिभुज है और इस पर अगर ये लंब है तो ये इसकी ऊंचाई होती है और ये इस त्रिभुज को 2 भागों में विभक्त कर दिया है। अगर इसके इस भाग की एरिया हम निकालते हैं तो इसकी एरिया के लिए हमें चाहिए, ये इसका आधार बनता है और ये इसकी ऊंचाई। लेकिन ये त्रिभुज है कैसा? समकोण त्रिभुज। तो जैसा कि हम जानते हैं कि समकोण त्रिभुज में समकोण बनाने वाली भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर होता है। अर्थात कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। यहां ये लंब नहीं पता, ये मान लीजिए आपका h है, h स्क्वायर प्लस आधार। यदि ये पूरी भुजा a है तो इसकी ये आधी हो गई a/2, आधार हो गया a/2, इसकी स्क्वायर। और कर्ण ये भुजा चूंकि इक्विलेटरल है, ये भी आपका a स्क्वायर। इस तरह अगर हम ha स्क्वायर माइनस a/2 की होल स्क्वायर, ये बराबर होता है हमारा h। तो
ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय 4 स्क्वायरिंग से ये बराबर हुआ हमारा h। h यानी इस पर ये रूट होता चला जाएगा, क्योंकि जब यहां से स्क्वायर हटा तो ये दूसरी तरफ रूट हुआ। अब इसे हम सॉल्व करें। ए स्क्वायर बाय 1 माइनस ए स्क्वायर बाय 4, इसका एलसीएम हुआ 4। इसको जब हम 1 से डिवाइड करते तो ये 4 बार में, और 4 से ये गुणित होकर 4a स्क्वायर माइनस, अब इसे हम डिवाइड करें 1 जा 1 बार में, और 1 जब a स्क्वायर से गुणित हुआ ये a स्क्वायर। तो इस तरह इसके ऊपर ये रूट, यानी ये घट के होता है 3a स्क्वायर बाय 4 टू रूट। तो हम देखते हैं कि ये हमारा इसकी ऊंचाई निकली, और ऊंचाई हुआ 3 अंडर रूट 3a स्क्वायर बाय 4। अगर इस रूट को सॉल्व करते तो ये हो जाता है √3, और a स्क्वायर रूट से बाहर आकर होता है a बाय 2। इसको हम लिखें a बाय 2 √3। दूसरी ओर ये इसकी ऊंचाई निकली h बराबर a बाय 2 √3। अब इस चित्र में इस भुजा की वैल्यू हो गई, ये जो ऊंचाई है शीर्षस्थ लंब, इसकी वैल्यू हो गई a बाय 2 √3, और इसकी लंबाई है a बाय 2। इस तरह ये दोनों त्रिभुज की का क्षेत्रफल आपस में बराबर है। तो इस तरह अगर हम किसी एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुने आधार, ये आधार इसका a/2 गुना ऊंचाई, ऊंचाई a बाय 2 √3। किंतु अगर इस दोनों त्रिभुज का, यानी इस संपूर्ण त्रिभुज का अगर हम क्षेत्रफल निकालें तो इसकी पुनः ट्वाइस हो जाएगी। चूंकि दोनों क्षेत्रफल में समान है, तो दोनों के क्षेत्रफल के लिए इस एक त्रिभुज के क्षेत्रफल को यदि हम 2 से गुना करते तो ये संपूर्ण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल जाता। इस तरह ये 2 से कट गया। अब हम यहां देखते हैं हमारे पास बचा त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये बराबर होता है √3 a और a स्क्वायर, और यहां होता है 2 × 2 = 4। यानी इस तरह समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ये बराबर होता है √3/4 a स्क्वायर। यही हमने लिखा है यहां। उसके बाद यदि हमारे पास त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबाई दी हुई हो, जैसे विषमबाहु त्रिभुज है, इस विषमबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं अलग अलग होती है। जैसे मान लीजिए इसकी भुजा की लंबाई है a, इसकी b और इसकी तीसरी भुजा की लंबाई c है। ऐसे में यदि त्रिभुज की तीनों भुजाएं दी हुई हैं तब त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर √s × s - a × s - b × s - c, जहां a, b और c त्रिभुज की तीनों भुजाएं हैं, और s फॉर सेमी पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल, अर्थात त्रिभुज s का अर्थ हुआ त्रिभुज का अर्ध परिमाप।
पहले तो पूरा परिमाप और उस त्रिभुज के परिमाप का आधा, ये एस हुआ है। तो ऐसे में इन तीनों भुजाओं को जोड़े और जोड़कर उसे 2 से यदि हम भाग करते हैं तो वो त्रिभुज का अर्ध परिमाप। यहां एक शब्द आता है पेरीमीटर, जिसकी हिंदी होती है परिमिति या परिमाप। परिमिति या परिमाप, चाहे जो भी आकृति हो, अगर उन आकृतियों के सभी बाहरी भुजाओं को जोड़े तो उसका वो परिमाप होता है। अर्थात इस त्रिभुज में त्रिभुज का परिमाप अर्थात इस तीनों भुजाओं का योग, चतुर्भुज का परिमाप अर्थात चतुर्भुज के चारों भुजाओं का योग, पंचभुज का परिमाप यानी पंचभुज की पांचों भुजाओं का योग, षटभुज अर्थात जितने भी आकृतियां हैं उनकी सभी भुजाएं अगर आपस में जुड़ती हैं तो वो परिमाप ज्ञात करता है। तो इस तरह हमने देखा कि त्रिभुज जिसकी 3 भुजाएं हैं, जिसके अंदर 3 कोण हैं, वो आकृति त्रिभुज कहलाती। और त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए यदि मुझे आधार और ऊंचाई ये दोनों ही चीज दिए हुए हों तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुने आधार गुणा ऊंचाई। यदि त्रिभुज की तीनों भुजाएं दी हुई हो, ऐसे में त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर √s इंटू s माइनस a इंटू s माइनस b इंटू s माइनस c, जहां s त्रिभुज का अर्ध परिमाप तथा a, b और c त्रिभुज की तीनों भुजाएं हैं। तो इस तरह हमने त्रिभुज के बारे में देखा। उसके बाद दूसरी जो आकृति है, अब हम एक और आकृति के बारे में जाने जिसे हम कहते आयत। अब आयत 4 भुजाओं चतुर्भुज का एक रूप है। आयत 4 भुजाओं से घिरा छेद आयत, वर्ग, समानांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज। तो इन चतुर्भुजों में से एक चतुर्भुज है आयत। आयत के आमने सामने की भुजाएं बराबर और इसका प्रत्येक कोण समकोण होता है। और इसकी एक और विशेषता है कि इसका ये जो लंब है इसका जो ये विकर्ण है, ये विकर्ण आपस में बराबर होते हैं। अगर ये ए बी सी डी आयत है तो ये भुजा सी डी और ए बी ये दोनों लंबाई माने और एस ए डी और बी सी इसे चौड़ाई कह लें, तो ये आमने सामने की भुजा बराबर होती। इसका प्रत्येक कोण समकोण होता। साथ ही इसका जो 2 विकर्ण है, एक विकर्ण AC और दूसरा BD, ये आपस में बराबर। तो जैसा कि हम जानते हैं कि अगर इस भुजा को हम लंबाई कहें और इसे चौड़ाई, तो इसका यदि हम परिमाप ज्ञात करते तो आयत का परिमाप ये बराबर होता है 2 इंटू L प्लस B, यानी 2 इंटू लंबाई जोड़ चौड़ाई। इसको जैसा कि अभी कुछ देर पहले हमने बात करी थी कि किसी आकृति का अगर हम परिमाप ज्ञात करते तो इनकी सभी भुजाओं को आपस में जोड़ दें। यानी इसमें ये और ये 2 लंबाई है तो इसका परिमाप बराबर 2 लंबाई, या हम इसको ऐसे लिखें, पहली भुजा ये लंबाई है, उसके आगे चले ये दूसरी भुजा चौड़ाई है, फिर तीसरी भुजा लंबाई है, ये भुजा लंबाई कहलाएगी, और इसकी जो चौथी भुजा है फिर ये चौड़ाई है। तो इसको अगर हम जोड़ते हैं तो लंबाई
और जोड़ लंबाई यानी दो लंबाई, अब प्लस चौड़ाई और चौड़ाई यानी दो चौड़ाई, तो ये दोनों दो अगर ये कॉमन हो गया तब यहां लंबाई जोड़ चौड़ाई। तो इस तरह आयत का परिमाप बराबर हुआ 2 गुने लंबाई जोड़ चौड़ाई। इसके बाद अगर हम आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करते तो आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुना चौड़ाई। अभी हमने देखा था त्रिभुज के क्षेत्रफल में कि त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए हम प्रयोग करते थे 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। और अगर इसको इस आयत को अगर एक विकर्ण के द्वारा जोड़ें तो इस तरह जो आकृति बनती है पहली और दूसरी, ये दोनों ही आकृतियां त्रिभुज कहलाती। और इस त्रिभुज की एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ये बराबर हुआ 1/2 गुने आधार गुणे चौड़ाई। और फिर दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल भी हुआ 1/2 गुने आधार गुना ऊंचाई। ये मान लीजिए पहला त्रिभुज और ये दूसरा त्रिभुज। जैसा कि इस रेक्टेंगल को इस डायगोनल के द्वारा दो त्रिभुजों में हमने बांटा। अगर इस दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल को आपस में जोड़ दें तो इस संपूर्ण क्षेत्रफल अर्थात इस आयत का क्षेत्रफल निकलेगा। अतः यहां अगर हम देखें कि आयत का क्षेत्रफल ये बराबर होगा 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई और फिर इसको जोड़ें दूसरे त्रिभुज के क्षेत्रफल यानी 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। तो इस तरह हम देखते हैं कि ये जो दो त्रिभुज है ये आधा और ये आधा ये मिलकर एक हो जाता है। तो एक आधार गुणे ऊंचाई जो है ये हमारा कॉमन हुआ, आधार गुणे ऊंचाई। और ये जो 1/2 और इसका भी 1/2 अगर जुड़ता है तो ये एक हो जाता है। इस तरह आयत का अगर हम क्षेत्रफल निकालते तो ये बराबर होता है आधार गुणा ऊंचाई। तो इसमें एक बात देखनी होती है कि मेंसुरेशन में सबसे पहले उस फिगर का जिस पर ये प्रश्न है जिसे हम हल करने जा रहे हैं उस फिगर की, उसके गुण की, उसके विशेषता की ये जानकारी होनी चाहिए। और साथ में ये सूत्र जो है ये बना कैसे इसके बारे में भी ध्यान रखना चाहिए। जैसे आयत और वर्ग, ये तीसरी आकृति है वर्ग की। आयत और वर्ग में समानता और विषमता क्या है इस पर हम देखें कि आयत में जैसा कि हमने कहा कि इसके आमने सामने की भुजा बराबर होती। वर्ग की चारों भुजाएं आपस में बराबर होती। यही असमानता है दोनों में। समानता है कि दोनों में चार भुजाएं, आयत में भी चार भुजा, वर्ग में भी चार भुजा। दूसरी समानता है कि जैसा कि हमने कहा कि आयत का प्रत्येक कोण समकोण होता है, तो वर्ग में भी इसका भी प्रत्येक कोण समकोण होता है। लेकिन विषमता क्या है? इसकी विषमता इसके सिर्फ आमने सामने की भुजा बराबर होती है, किंतु वर्ग की चारों भुजाएं आपस में बराबर। यदि हम वर्ग का परिमाप निकालें तो वर्ग का परिमाप ये बराबर होगा इसकी चारों भुजाओं का योग। अगर मान लें ये भुजा ए है तो इन सारी भुजाओं को जोड़कर
हम इसका परिमाप ज्ञात करेंगे, अर्थात वर्ग का परिमाप ए अगर 4 बार फ्रीक्वेंट है, चारों भुजाएं अगर जुड़ती है आपस में, तो ये 4a होता है। अर्थात वर्ग का परिमाप ये बराबर होता है 4 गुना भुजा। और अगर इस वर्ग का हम क्षेत्रफल निकालते हैं, तो आयत के क्षेत्रफल में हमने देखा कि आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई, अर्थात ये भुजा बड़ी और ये छोटी, इसमें बड़ी छोटी है, किंतु वर्ग की सभी भुजा यानी लंबाई गुना चौड़ाई दोनों ही बराबर है, अर्थात वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर। इसमें इसका जो ये विकर्ण है आयत या वर्ग का, अगर मुझे विकर्ण ज्ञात करना हो तो इसके लिए यदि इस आयत को 2 टुकड़े में बांटते और ये अगर इसकी लंबाई ये चौड़ाई है, तो जो पाइथागोरस थ्योरम में हम पढ़े हैं कि समकोण त्रिभुज में समकोण बनाने वाली भुजाओं के वर्गों का योग उसके तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर होता है। अर्थात अगर हम इस डायगोनल को, अगर इस विकर्ण की लंबाई ज्ञात करना चाहें, तो ये विकर्ण बराबर होगा लंबाई स्क्वायर जो चौड़ाई स्क्वायर और इसका वर्गमूल। और ये आयत के विकर्ण के लिए यही बात वर्ग के विकर्ण में भी है कि अगर हम वर्ग का विकर्ण निकालते हैं तो इसकी ये दोनों भुजा चूंकि बराबर होती है, यानी भुजा स्क्वायर जोड़ भुजा स्क्वायर और इसके ऊपर रूट, यानी अंडर रूट 2 भुजा स्क्वायर, यानी भुजा स्क्वायर ये रूट के साथ कट के भुजा होती है अलग, और इस 2 पर सिर्फ रूट रह जाता है, यानी रूट 2 गुणा भुजा। अर्थात अगर हम वर्ग का विकर्ण निकालते तो वर्ग का विकर्ण बराबर होता है रूट 2 गुना भुजा। इस तरह इस प्लेन फिगर के और आकृतियां हैं, जैसा कि हमने शुरू में भी चर्चा करी थी कि इसमें आयत, वर्ग और त्रिभुज, इसके अलावा और जो आकृतियां हैं जैसे समानांतर चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज, समचतुर्भुज, तो इसमें भी इसकी एरिया कैसे निकलेगी, इसका पेरीमीटर कैसे निकलेगा, इसके बारे में फिर हम लोग अगले क्लास में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।